जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। कल हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस किए, जिसमें एक तो था स्टेटमेंट हमें प्रॉपरली समझना था। प्रॉपर हमें स्टेटमेंट समझनी थी कि जी इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, बी केयरफुल कि जब आपने और अगर आप देखें तो मैंने पीछे एक एग्जांपल की थी जिसमें आपको मैं वो एग्जांपल शेयर करवाना चाहूँगा, दिस वन। किसी जगह पर मैं क्या करता हूं कि एंड का वर्ड आ जाता है, बेसिकली ये थोड़ा सा सिस्टम में इशू आ रहा है। एंड का अगर वर्ड आ जाता है, एंड का, तो किसी जगह पर तो मैं जस्ट मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ऐसा ही है ना। मैं कह देता हूं कि अलहदा अलहदा से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। क्या आपने केयरफुल रहना है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, probability of A multiply with probability of B given A when independent may be written as probability of A multiply with probability of B when independent। और मैंने कहा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के मीनिंग ऐसे समझें कि अगर एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है, अगर ए किसी भी इवेंट का एग्जिस्ट करना, हैपन होना, आना दूसरे इवेंट पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है ना, कोई इसका तो ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल यही इसके मीनिंग में आता है कि जी एक इवेंट का दूसरे इवेंट के साथ एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एंड वी कैन मल्टीप्लाई। इवन अगर वो इंडिपेंडेंट हैं और हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, तो फिर भी आप अलहदा अलहदा ही इनकी मल्टीप्लिकेशन लिखोगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। और अब मसला आ गया कि जी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन इंडिपेंडेंट है, कब ये इंडिपेंडेंट है। क्या क्वेश्चन सी कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में से आप ये देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या स्टेटली गिवन है क्वेश्चन में, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों में से देखना है। और अगर आप कहें कि इसका आंसर आ जाता है नॉट गिवन, ना तो गिवन है ना ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर आपने इनको इंडिपेंडेंट कंसिडर करना है एंड देन मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर ये गिवन हो, दी गई हो, देन आपने इनको डिपेंडेंट कंसिडर करना है। ठीक, देन आपने इनको जो है वो डिपेंडेंट कंसिडर करना, एंड देन दैट्स ऑल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसी वजह से यहां पर अगर आप नोट करें, ना तो कोई इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है ए इंटरसेक्शन बी की, और ना ही इस इंफॉर्मेशन से हम कोई कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए देखिए मैंने इनको अलहदा अलहदा से मल्टीप्लीकेशन सबकी जो है वो परफॉर्म कर दी। लेकिन जब हम दूसरी एग्जांपल में आए, इस एग्जांपल में आल्दो आप कहें ये गिवन तो नहीं थी, गिवन तो नहीं थी, लेकिन हम उनको कैलकुलेट कर सकते थे ना। हमें पता था कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट, तो ये तो फिर गिवन हो गई। और जब ये गिवन हो गई तो मैं इंडिपेंडेंट वाला प्रूफ नहीं करूंगा। इनको जब भी इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा तो देखिए मैंने इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं किया। टेक केयर ऑफ इट। हम अच्छा चलिए मैं करता हूँ जी। अच्छा बच्चों, एक थोड़ा सा आपके ना टाइम टेबल में को थोड़ा सा एडजस्टमेंट का हमें इशू आ रहा है 40। हाँ, तो एडजस्टमेंट का हमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वी हैव टू चेंज योर टाइम टेबल। कल है फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन आपकी जो क्लास होगी
इट विल फ्रॉम 9 to 10:30। ये आपकी क्लास टाइमिंग होगी। ये 1.5 आवर की क्लास है। यस आई नो इट इज 1.5 आवर। वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट का हमें इशू है, क्योंकि आपका टाइम हमें पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया है कि कब तक हमने आपको बिजी करना है। तो इसके लिए फिर चूंकि हम देख रहे थे कि आप बहुत जल्दी अगर ऑफ करते हो ना तो फिर इशू आते हैं, बच्चे स्लैग हो जाते हैं और सो जाते हैं जाके, चले जी बहुत देर टाइम हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं करना, तो इसलिए हम 1.5 आवर की आपकी क्लास कर रहे हैं। और फ्राइडे की टाइमिंग ये है। बाकी दिनों की टाइमिंग अभी हम चूंकि टाइम टेबल अपना शफल कर रहे हैं, तो वो मैम आपको ना ग्रुप में मैसेज आपका जो है वो कन्वे कर देंगी। और ये फिर ऑनवर्ड यानी कि यही रूटीन जो है वो ऑनवर्ड चलनी है। तो फिलहाल तो कल की टाइमिंग मुझे उन्होंने कम्युनिकेट की है फ्रॉम 9 to 10:30, और उसके बाद का फिर आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो ये आपने नोट कर लेना। तो बात हम कर रहे थे कि कब आपने मल्टीप्लाई करना है और कब आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन आपने परफॉर्म नहीं करनी। जी क्या कहना चाहेंगे? जी आपने कुछ कहना है? अरसलान आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन आपकी वॉइस मेरे साथ नहीं आ रही। आपका मेरे ख्याल माइक। जी चाहिए ये जी मॉर्निंग की है। जी जी मॉर्निंग में क्यूटी की चलिए क्लास ठीक है की सर, बात कर, थैंक यू। हाँ क्यूटी की क्लास की बात कर रहा हूँ ना। इट वाज शिफ्टेड टू द मॉर्निंग। यस सर। हाँ वो थोड़ा सा कॉलेज को ना कुछ वो ये इशू आ रहा था कि जी वो टाइम की परेशानी आ रही थी, तो इट शिफ्ट टू द मॉर्निंग एंड 1.5 आवर क्लास कर दिया। वो मैं खैर कुछ लड़कों की बच्चों की भी डिमांड थी कि क्लास टाइमिंग हमने थोड़ा सा कम करना था, तो वो हमने फिर इसको मैनेज कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये तो था। बड़ा केयरफुल आपने रहना है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एग्जामिनर ने घर आके नहीं कहना आपने। हाँ ये आप समझ लें कि अगर आप मुझसे पूछें कि सर प्रीवियसली जो एग्जाम हो रहे हैं, या आप अगर पेपर्स को देखें तो कितने की दफा ऐसा होता है कि इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, तो शायद 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे एंड वाली स्टेटमेंट के जिसमें इवेंट इंडिपेंडेंट ही होंगे। लेकिन केयरफुल तो रहना है ना। अगर मैंने कह दिया ज्यादातर, तो इसका मतलब मैं हमेशा तो नहीं कह रहा। आपको प्रोबेबिलिटी का पता है हम क्या कह रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल आपको दोनों एग्जांपल्स में अब क्लियर हो गया होगा कि वहां तो मैं ऐड आता है फॉरन मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करता हूं, तो यहां क्यों नहीं कर रहा? चूंकि यहां पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसकी वजह से हम, चूंकि ये गिवन है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंट वाला आ जाता है। अच्छा हाँ, और मैं क्लियर कर दूं, आप कहेंगे डिपेंडेंट वाला आ जाता है, तो फिर इसको इस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल ये भी एक ऑप्शन थी, इसकी कंडीशनल लिखनी थी ना, यही पढ़ाया था ना आपको। लेकिन मसला इसमें आएगा क्योंकि ये और ज्यादा टफ की जानेब जाएगा। तो फिर हम इस बॉदरेशन से बचने के लिए हमने कहा कि हमने नजर दौड़ाई, हमने कहा ये यूनियन तो है, किसी तरह से ये उलट जाए, कॉम्प्लीमेंट खत्म हो तो मसला हल। तो पहले मैंने कहा सिंगल कॉम्प्लीमेंट में लेके आए, और फिर इस कॉम्प्लीमेंट को भी हटा दिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जेहन में रखें। यानी कि जैसे होता है ना खेलना, इधर जैसे बच्चे वो जिग जैग, अच्छा इधर नहीं तो इधर चल जाते हैं, इधर से घूम के इधर आ जाते हैं। तो इस तरह की थोड़ी सी अगर आप थिंकिंग करोगे तो देन आपके लिए ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल ना भी आए आपको, मतलब ना भी आएगा, मतलब है कुछ भी नहीं, मैं आपको समझा दूंगा मैं आपको। लेकिन ये मेरे ख्याल हर अटेम्प्ट में आ रही है, हर अटेम्प्ट में। बस पहली दफा बच्चों से नहीं हुई क्योंकि उनको पता नहीं था। अगली दफा बच्चे बड़े खुश होते हैं कि सर वाकई वही एग्जाम्पल आई और हमने 1/27 आंसर लगा दिया। वो एक्चुअली इसका आंसर 1/27 आना है ना, मैंने इसलिए आपको फौरन बता दिया। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है क्या, हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा इसको बदले, तो इसलिए आपने इसको टिपिकली समझना है क्या है, और उसके बाद आप देखेंगे तो ये बड़ी आसान सी चीज बन जाएगी। मैं एग्जाम्पल रीड कर रहा हूं। While coming from a departmental store, a consumer passed through one out of 12 कैश काउंटर्स। होते ना, डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, चीजें खरीदी, बाहर निकलना है, कैश काउंटर लगे हुए हैं, और कहता जी 12 कैश काउंटर बने हुए हैं, और उनमें से किसी एक कैश काउंटर से उस कस्टमर को गुजरना है। अब किस कैश काउंटर से कस्टमर गुजरेगा पता नहीं, प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन उसने कहा तमाम गुजरने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है।
वो काउंटर 1 से गुजरेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 12 से। कहता ये कोई प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, इक्वल चांसेस हैं। देन हिज बिल इज वेरीफाइड बाय वन ऑफ 3 ऑफिसर्स। बिल पे करके काउंटर से आते हैं ना, तो समटाइम ये आगे देखें तो वो एक खड़ा जी आपने बिल पे कर दिया, जो अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जरा चेक तो करा दें। तो आपकी बिल वेरिफिकेशन होती है कि कहीं आपने कुछ चीजें तो नहीं उठा के बास्केट में रख ली। और कहता जी कौन 3 ऑफिसर्स हैं, वेरिफिकेशन ऑफिसर्स बंदे 3, और किससे आपका बिल वेरीफाई होगा। कहता ये भी इक्वल चांस है, तीनों में से कोई ऑफिसर आपको बाई चांस आए, कहते आप अब हमें दिखा दे। देन ही embarks, सवार हो जाता है, बाहर निकलना उसने, वन ऑफ 2 एलिवेटर्स। वो एलिवेटर जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां कह दें, ठीक ना, ऑटोमेटिक, तो एलिवेटर, और वो है 2, E1 और E2, एंड is twice likely to embark on E2 as E1। अब वो E1 एलिवेटर यूज करके बाहर आएगा, E2 यूज करके बाहर आएगा। कहता इसका सेम चांस नहीं है, इसका चेंज चांस नहीं है। क्यों? मेंशन कर दिया कि ट्वाइस लाइकली टू एम्बार्क ऑन E2 एज ऑन E1। E2 एलिवेटर यूज करने का चांस E1 से डबल है, हो सकता है ये करीब हो। तो क्या प्रेफरेंस आप यही करेंगे ना, कभी कोई रश रुश होगा तो कहेंगे चले यार दूसरी एलिवेटर पर से बाहर आ जाते हैं। तो कहता जी ट्वाइस चांस है, मतलब कि अगर वो 3 दफा गया है स्टोर में और बाकी सारे करके एलिवेटर से बाहर आकर, तो 2 दफा ऐसा होगा कि वो एलिवेटर 2 से बाहर आएगा, और 1 दफा ऐसा होगा कि वो एलिवेटर 1 यूज करेगा। ठीक, तो ट्वाइस एज लाइकली चांस टू यूज एलिवेटर 2 एज कंपेयर टू एलिवेटर 1। तो एक्चुअली आप समझ लें कि जो एक कस्टमर है ना, उसको 3 स्टेजेस पे से गुजरना है। पहली में उसे कैश काउंटर से गुजरना है, दूसरे में उसका बिल वेरीफाई होना है, तीसरे में उसने एलिवेटर यूज करना है। तो ये 3 इवेंट कह दें, इधर 12 पॉसिबिलिटी, इधर 3 पॉसिबिलिटी और इधर 2। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब कुछ कहता, अब देखे ना ऐसा होने का चांस, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ कंज्यूमर विल पास थ्रू काउंटर 6 और काउंटर 12। कहता क्या चांस है कि अगर कोई कस्टमर आए तो या तो वो छठे काउंटर से बिल बनवाएगा या वो 12वें से। वेरीफाइड बाय V1, उसका बिल वेरीफाई होगा फर्स्ट ऑफिसर से, और वो एलिवेटर 2 यूज करके बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक हैपनिंग है कि जी यहां से इस काउंटर से बिल बनेगा, ये अफसर वेरीफाई, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना कि फलां काउंटर से फलां अफसर से फलां एलिवेटर, फलां काउंटर फलां अफसर फलां एलिवेटर, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कहता आप मुझे बस इसका बताओ, इसका क्या चांस है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 है। चले पहले जरा प्रोबेबिलिटीज हम नोट कर लेते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी है कि उसका बिल किस काउंटर से बनेगा। अगर सैंपल स्पेस की बात हो तो मैं कहता हूं ये 12 काउंटर हैं और उसका बिल बनेगा इन एक काउंटर पे जाएगा ना, ये तो नहीं कि मैं 2 काउंटरों पर बिल बनवा रहा हूं, एक काउंटर से बिल बनना है, 12 में से एक काउंटर 1 से उसका बिल बनेगा। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/12, एक ही है ना काउंटर 1, 2 तो नहीं काउंटर 1। इस काउंटर से बिल बनेगा, आप कहें जी टोटल 12 है तो 1/12। इस काउंटर से बिल बनेगा, इसका भी 1/12, तो सबका 1/12 चूंकि उसने बताया था। तो किसी भी काउंटर से उसका बिल बनेगा, इक्वल चांस बता रहा है कि हर काउंटर से बिल बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी जो है वो सेम है। सेकंड, अब नेक्स्ट उसने कहा है कि किस ऑफिसर से उसका बिल वेरीफाई होगा, किस ऑफिसर से उसका जो बिल है वो वेरीफाई होगा। तो तमाम से वेरीफाई होगा ना, किसी भी एक काउंटर से उसका बिल जो है वो वेरीफाई हो सकता है। 3 ऑफिसर्स हैं, पहला ऑफिसर बिल वेरीफाई करेगा, 3 में से एक है V1, एक है V2, तो V1 एक ही है ना, अफसर 1 एक ही है, इसके पास आने का चांस 33.33%, तो 1/3। ऑफिसर 2 के आने का चांस 1/3,
ऑफिसर 3 में आने का चांस 3 में से एक है वो, तो 1/3, तो ये भी बराबर। अब बात आ गई एलिवेटर्स की। एलिवेटर 2 है। अब यहां उसने कहा हुआ है कि जी चांस बराबर नहीं, वरना मैंने 1/2 उधर कर देना था, 1/2 उधर कर देना था, चूंकि टोटल 2 थे। अब यहां पर बराबर चूंकि नहीं है और उसने कहा E3 is twice as E1, मैंने कहा ना जैसे कोई प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, अगर कोई 50% कह दे आपको, तो आप कह दिए टोटल 2 है उनमें से एक, ठीक है, 50% ही बनता है। आप कह दिए टोटल 10 उनमें से 5, ठीक है, 50%। टोटल 5,000 बनता है उनमें से 500, वो भी वही बात है, ठीक। अब यहां पर आपने क्या करना है, ट्वाइस का मतलब है उधर दुगना उधर एक, तो आप अपने तौर पे, क्योंकि रिलेशन पता चल गया, आप अपने तौर पे ये कह दें कि टोटल वो 3 दफा अगर वो बाहर आता है, 3 दफा, और 1 दफा अगर वो एलिवेटर 1 यूज करेगा तो 2 दफा ये भी यूज करेगा। अगर वो कहता ना इक्वल टू 1 कर दें, अपने पास ही कर लेना। अब यहां पर उसने कहा था कि E2 में, E2 के चांस डबल है देन E1, तो टोटल हो गया 3। इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है 1/3 और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, क्योंकि 2 दफा वो है। आप अगर इधर 10 कर दें इधर 20 कर दें तो जो टोटल 30 दफा हो गया, तो फिर 10 दफा और 20 दफा, हर दफा 1/3 और 2/3 बनना, जो मर्जी कर ले, बस केयर करनी है। जो आपने जितनी दफा E1 के लिए रखा उससे डबल करके आपने E2 में रख देना है। 10 है तो 20 कर दे, डबल करना है ना, इस तरह की बात आगे भी हमने की थी। तो अब आपको ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो अब आपने ये फाइंड कर ली। तो ये तो खैर कोई बहुत आप समझ लें ज्यादा इशू नहीं था। अब जो प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये क्या कर रहा है, एक मिनट। अच्छा, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है वो अब ऊपर लिखना है। क्या लिखना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी he will pass through this or this, C6 और C12। ये पहला जो स्टेज है उसमें ये उसने करना है, वेरीफाइड बाय V1 embark E2। मैंने एक्चुअली 3 जो उसने काम करने थे, मैंने 3, अब इसको कनेक्ट करने लगा हूं, इनको कनेक्ट करने लगा हूं। क्या उसने कहा है कि उसका बिल इधर से बनेगा, या और उसका वेरिफिकेशन अफसर ये होगा, या फिर वो E2 से बाहर जाएगा? बल्कि ऐसा नहीं, इसमें तो ऑप्शन है, लेकिन जरूर उसका बिल ये चेक करेगा, जरूर वो इससे बाहर आएगा, तो फिर मुझे हैंड लगाना चाहिए, हैंड लगाना चाहिए ना। ये कनेक्शन समझ आ रहा है ना? एक तो होता ना कि इस काउंटर से बिल बने, या उसका बिल फर्स्ट अफसर चेक कर ले, या वो E2 से बाहर आए, ऐसा तो नहीं है। तीनों कंपलसरी हैं। काउंटर से इधर से बिल बनेगा, V1 जरूर उसका बिल वेरीफाई करेगा, E2 से ही बाहर आएगा, कहता है इसका चांस। अब एक अपने गलती करनी, वो क्या? अब यहां पर ये जो उसका वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो किस काउंटर से, इसके मुताबिक ये बनता है कि वो C12 से अपना बिल बनवाएगा और फर्स्ट अफसर उसका बिल वेरीफाई करेगा। जबकि मैं कह रहा हूं बिल इधर से या इधर से बनेगा, लेकिन वेरिफिकेशन उसकी यहां से ही होगी। जरा इसको सही कर लें। चले, मैथमेटिक्स में ब्रैकेट बड़ा काम करती है, तो मैंने जरा स्टेटमेंट को सही करके जो है वो मेंशन कर दिया। बस इसमें ना समझ लें बच्चों ने ये मिस्टेक करनी थी कि वहां पर जब आपने लेना था तो ब्रैकेट नहीं लगानी थी, होना क्या था, C12 में V1 के साथ जाके जुड़ जाना था और C6 लेते रहना था। देखिए मैंने ब्रैकेट लगाई। बेसिकली ना ये मेरे पास आज ना हमने अपनी सॉफ्टवेयर को प्लेस चेंज की है, ये फिर आपको मिलता, ये यूनियन है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, आपकी साइट पे ठीक होगा। ये यूनियन है, दिस वन इज intersection and this one is intersection, yeah, union, intersection and intersection। C6 1/12
आपको पता है प्रोबेबिलिटी में और आ जाता वर्ड तो हम प्लस करते हैं। C12 की प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर 1/6, लेकिन ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन करना। वेरिफिकेशन V1 1/3 है। एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन करना। E2 की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। 1/12 और 1/12 ये बन गया 2/12 मल्टीप्लाई 1/3 एंड मल्टीप्लाई 2/3। ये बन गया, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6, और ये इसे कट के जो है वो 3 3 2 6, तो ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 27। बताया ना, बच्चों ने याद किया था। एक बड़ा 27 सर आंसर आना है। मैं कहता हूँ ठीक है यार, लेकिन ये ना हो कि एग्जामिनर थोड़ी सी चेंज कर दे जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटीज के आंसर चेंज हो जाते। यहां पर सिर्फ वो क्या कर दे, इनको ही आपस में बदल दे, E1 की ट्वाइस कर दे और E2 की कर दे, तो ये आंसर बदल जाना था। तो पढ़ ले। तो होप सो कि आपको स्टेटमेंट में एंड और लिखना आ गया। मैं क्या खुद ही अपने आप से क्वेश्चन कर लिया करे कि यार दूसरी चीज कह रहा है, वो ऑप्शनल कह रहा है कि जरूर ऐसा ही हुआ था, तो उसने ये तो नहीं कहा कि बिल उसका इस काउंटर से बनेगा या वेरिफिकेशन उसकी V1 से होगी या वो इससे बाहर आएगा। ऑप्शनल तो नहीं है कि ये कर ले या ये काम कर। कहता ना तुम ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। अब ये तो नहीं हो सकता। ये तो आप कह सकते हो कि यार ये काम कर लो, कॉलेज चले जाओ, या फिर तुम शादी पर चले जाओ, दोनों में से एक काम हो सकता है। आपके पेरेंट्स कहते हैं दोनों तो नहीं आप कर सकते ना। तो यहां पर आपको वो कह रहा है इधर से बिल बनना है, इसने वेरीफाई करना है, इधर से बाहर आना है, कंपल्सरी है, एंड लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो एग्जांपल है वो क्लियर होगी। अच्छा, इससे पहले ये शायद एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कही। मैं जरा इसको देखता हूं, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपने सही सॉल्व किया या गलत। और वो क्या है, कहता अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B and C whose chance of solving are, यानी कि A सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/2 है, और वो क्वेश्चन ए से सॉल्व नहीं हो पाया, ये भी 1/2, जो कि 1 ये भी 1/2। आपने कहना क्यों लिखा, मैंने वैसे ही लिख दिया ताकि आपको समझा दूं, और नहीं जरूरत होगी तो नहीं हम यूज करेंगे। इसका मतलब है बी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और अगर मैं किसी जगह इस तरह से ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब है बी ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया उससे। क्योंकि 75% वो सवाल हल करता है, हो सकता है ये वो वाला क्वेश्चन है जो बी को ना आता हो। सी के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, वो 25% ही बस क्वेश्चन उसको बुक के आते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। ये ऐसे मैंने लिख ली, इंफॉर्मेशन दी हुई थी। क्वेश्चन कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय एनी ऑफ दीज। अच्छा, मैंने वैसे ना बड़ा क्लियर करके लिख दिया है, बाय एनी ऑफ दीज। अगर मैं ना भी लिखूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब जरा सोचे, 3 लोग हैं, उन्हें एक बुक के सारे क्वेश्चन तीनों को नहीं आते। 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो ए को आते हैं, 75% क्वेश्चन बी को आते हैं। हो सकता है उनमें से कॉमन भी हो, एक ऐसा क्वेश्चन हो वो ए कहता मुझे भी आता, बी कहता ये तो मुझे भी आता है। 25% सी को आते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ कॉमन हो कुछ ना हो। बहरहाल टीचर ने किताब से क्वेश्चन दिया, लो भाई 3 स्टूडेंट हैं, सॉल्व करके लाओ। अब ये तो नहीं कहा तीनों को आना चाहिए, वैसे तो लिखा हो ना बाय एनी ऑफ दीज, लेकिन यहां अगर कहा जाए प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम हल हो जाएगा, तो क्या आप कहेंगे जी तीनों अगर वो सॉल्व करेंगे तो हल होगा, वरना एक को आता होगा बाकी 2 को नहीं आगा तो प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुआ। क्यों नहीं सॉल्व हुआ भाई, 3 थे बच्चे बैठे, एक ने काम कर दिया, तो कहेंगे नहीं सर ये हो गया, आप हमें देकर आए थे। वैसे तो बड़ा क्लियर है एनी ऑफ दीज। तो फिर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूंगा इस तरह से, इसका तो मतलब है कि जी तीनों ने सॉल्व की करेगा तभी हम कहेंगे सॉल्व हुआ है, वरना नहीं कहेंगे तो ये तो नहीं ठीक, ये तो नहीं है ऐसे। तो इसके लिए इसकी बजाय फिर हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे जी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ एनी वन ऑफ देम कैन सॉल्व इट, या कम से कम एक बच्चा सॉल्व कर ले, कम से कम हो सकता है दोनों को आता हो सकता है तीनों को ही आता हो,
लेकिन आप ये तो कहेंगे कि कम से कम अगर एक बच्चा सॉल्व कर ले तो देन हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर तीनों में से एटलीस्ट वन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो फिर एटलीस्ट वन का मतलब ये है यूनियन। अब मसला ये है कि यूनियन, और वो भी तीन का, आपने दो का देखा ना, ए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये और भी लेंथी बन जाना तीन का। आप कहेंगे अच्छा इससे तो आसान होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, लेकिन उसके अंदर तो फिर एंड के वर्ड होने चाहिए। एंड के वर्ड, एंड के वर्ड उलट करने के लिए तो फिर आपको कॉम्बिनेशन वाला नहीं यूज, कॉम्प्लीमेंट वाला काम आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट सबके ऊपर नहीं आएगा, आप कहें जी होल कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। कैसे? आप क्या करें, वन माइनस, जो हटाने का तरीका था वही लगाने का भी है। ये बिल्कुल सही है। होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ होल कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, लेकिन आप कहेंगे वो यूनियन को बदलना है। इस कॉम्प्लीमेंट को अब आप अप्लाई करते हैं, याद है ना क्या पढ़ा था, ए के ऊपर अप्लाई होगा, यूनियन के ऊपर अप्लाई होगा, इंटरसेक्शन अप्लाई होगा, यूनियन के ऊपर अप्लाई होगा। और ये अब आप कहेंगे चलो अब मसला आ गया कि जी इनको लहदा मल्टीप्लाई कर दें, ये तीनों दिए हुए हैं, बिल्कुल ये तीनों दिए हुए हैं, इनको अलहदा अलहदा से मल्टीप्लाई कर दें आप, अलहदा से, तीनों दिए हुए हैं। ठीक, ये तीनों तो दिए हुए हैं, लेकिन मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है क्या ये इंडिपेंडेंट है तो फिर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना तो और झंझट में पड़ जाना है। तो आप कहते हैं सर हम देखते हैं कि क्या इंटरसेक्शन की कोई प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, कि कितने प्रॉब्लम ऐसे हैं जो ए और बी दोनों कर सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो ए और सी दोनों कर सकते हैं, फिर तीनों कितने कर सकते हैं, ये तो कहीं नहीं मेंशन, और ना ही आप इस इंफॉर्मेशन से वो कैलकुलेट कर ही पाएंगे। आप कहें शुक्र है चले इंडिपेंडेंट, मैंने कहा ना मोस्टली होता है, लेकिन नजर दौड़ा लें कि कहीं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो नहीं मेंशन, तो कहीं भी नहीं मेंशन। अब आप इनको लहदा मल्टीप्लाई कर दें, वन माइनस probability of A complement 1 by 2 multiply probability of B complement 1 by 4 multiply probability of C complement 3 by 4, ऐसा ही है ना, 3 by 4, 1 minus 3 by 32। देखें इसका मतलब बताओ क्या बनता है, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है तीनों से प्रॉब्लम नहीं हल हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, तभी हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अगर तीनों ही में से कोई भी सॉल्व ना, ए से सॉल्व नहीं हुआ, बी से सॉल्व नहीं हुआ, सी से सॉल्व नहीं हुआ, फिर कहेंगे ले जी अब कहें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो लिखा हुआ वन माइनस नो सॉल्व, सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो क्या आया, इसकी कैलकुलेशन कहती है 32 अगर एलसीएम आए तो 29/32, इट इज दिस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये जो दो तीन आखिर में मैंने क्वेश्चन आपसे शेयर किए ना, ये बेसिकली आपके एग्जाम के क्वेश्चन थे, और मैं समझता हूं कि अगर आपने नहीं किए टफ वन, क्योंकि पता ना क्यों बदलना है, चले यहां तक बच्चे पहुंच भी जाएं तो आगे क्या इसको कैसे करना है वो फिर स्टक हो जाते हैं। तो वही कहना, खेलें, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल के देखें, बस क्राइटेरिया ज़हन में रखें कि जी अगर आपने इंटरसेक्शन में बदलना है, फायदा तो बड़ा है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करनी पड़ेगी। तो और मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट हो तो करनी, मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, मोस्टली होते हैं, मैंने स्टेटमेंट दी थी मोस्टली होते हैं, कंफर्म नहीं होते, जरूर होंगे ही, तो ऐसा नहीं है जी। अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे करना हो, एनीवन मे आस्क सम क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, किसी ने भी करना हो तो।
मैं जी आपका माइक ऑन कर रहा हूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एग्जाम्पल 25 और 26 की न्यू है, हुआ नहीं था, समझ नहीं लगी। कहाँ पर है 25 26? 25 ये 26 इंडिपेंडेंट इवेंट्स में नहीं, मतलब पेज नंबर। नोट्स नोट्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। स्लाइड्स की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, नोट्स। नोट्स में जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, क्योंकि फिर एक्सरसाइज में भी आना है। मैं मेरा ख्याल आज या कल ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट होना है, फिर मैंने उधर ही आना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दफ़ा जो भी मैं कराना चाहता हूं आप करो, एक्सरसाइज में करो, फिर एक दिन पूरे में हम आपसे अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस और इवन दाऊद शायद के क्वेश्चन भी आप मुझसे करोगे। दाऊद शायद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक अब हम करते जाएं आप उसे प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है ना। तो अगर आप मुझसे नोट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो बेटा आपने जो है फ्राइडे, कल, सैटरडे, परसों, इन 2 दिनों में मैंने ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का हमारा टॉपिक कंप्लीट होना है। संडे को आप सब करें, कवर करें, और मंडे की क्लास में फिर मैं आपको बोल दूंगा कि आप मुझे आप प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर तो स्लाइड में से कुछ पूछना है तो वो जरूर मुझसे पूछे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं वो नोट्सों में से है, तो नोट्सों में बेसिकली और भी चीज़ें हमने करनी है, तो वो फिर जिस दिन उसकी टर्न आएगी उस दिन मैं फिर आपसे जो है वो मैं शेयर करूँगा, ठीक है जी। चलो, और कोई राय? जी, आपने क्या पूछना है? जी बोलिएगा। अपने ना माइक को देखो किसी जगह से, क्योंकि मुझ तक आवाज़ नहीं आपकी आ रही, ना ही आपका माइक वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा, आपने हैंड लोअर कर लिया है, इसका मतलब आपसे गलती से हैंड अप होगा। चलें, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट जी, मैं ज़रा सिर्फ कॉलेज वालों से पूछ लूँ कि मेरी क्लास की टाइमिंग कहाँ तक है। वो एक्चुअली ना मुझे चूँकि शफलिंग हुई है तो मुझे इसकी टाइमिंग नहीं आइडिया, तो मैं देखता हूँ, वरना फिर हम मैथ स्टार्ट करते हैं। चलें, वो बच्चा आता तो फिर मुझे क्लियर होता है। सर मंडे वाले दिन सिर्फ हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे। जी बोलिएगा। सर मंडे वाले दिन हमने सिर्फ आपसे क्वेश्चन करने हैं बस। जी, मंडे वाले दिन मुझसे आपने क्वेश्चन कर। ओके ठीक है, बस यही पूछ रहा था। थैंक यू। मंडे वाले दिन आप मुझसे प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स जो भी हैं, एक्सरसाइजेस कुछ भी जो भी आपको दी गई हैं, एंड चले दाऊद शायद फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि अभी आप इतने यूजफुल नहीं हुए, वो फिर मैं बाद में कर लेता हूँ, लेकिन कम से कम एग्जांपल और एक्सरसाइजेज जो प्रोबेबिलिटी के हैं वो मैं आपको कल मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। मोस्टली तो वैसे मैंने उसमें से करवा भी दिए हैं, लेकिन जो बच जाएंगे, जैसे ये जो मैंने पिछली एग्जांपल्स कराई ना, ये एक्सरसाइज से मैंने पिक की है, तो वो मैंने करवा दी है, लेकिन इवन देन अगर आप रहती हैं तो फिर आप कर सकते हैं मुझसे, नो प्रॉब्लम, किया जाए। अच्छा, आपकी ना क्लास 1.5 आवर की होगी, तो हम 7 बजे तक ये पढ़ेंगे, एंड फ्रॉम 7 to 7:30 जो है वो हम फिर दूसरी क्लास पढ़ेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल है, ये भी बड़ा ही आप समझ लें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के से बाद वाला जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। कहते, अच्छा मैं इससे जरा हटके करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी, मुख्तलफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर सेक्शन में मेंशन है।
ए बी और सी 3 सेक्शन है और हर सेक्शन में स्टूडेंट्स मेंशन है। फर्ज करते हैं हम कि जो हमारा ए सेक्शन है ए, और उस ए सेक्शन में क्या हो रहा है, ए सेक्शन में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, बी में टोटल 60 स्टूडेंट है और सी में 50 है। ठीक, मुझे 150 बनते हैं। मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि सर 3 सेक्शन हमारे चल रहे हैं ए बी सी, आप ना इन तीनों में से हमने कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाके वो कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन वहां पर जाके कर सके। कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो मर्जी आ जाए, लेकिन बच्चों का क्लेम ना हो कि जी मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो आप रैंडमली सिलेक्ट कर दें, यानी कि पेपर स्लिप्स डाल दें। एक तरीका मैं बनाऊंगा, चूंकि मैंने काउंट किए हैं 150, तो मैं टोटल पेपर स्लिप्स बनाऊंगा 150। नाम लिख दिए, तो 1 से लेके 150 पेपर स्लिप्स बनेगी। हर पेपर स्लिप्स के ऊपर स्टूडेंट होगा, चाहे वो ए का हो, बी का हो, सी, बाहर किसी जगह उसका नाम आ जाएगा। और इनमें से मैं एक पेपर स्लिप पिक करूंगा और उसको कहेंगे ले जी ये सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्शन का एक वे तो ये है जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। एक वे और है, और वो क्या, मैं कहता हूँ 150 पेपर स्लिप बना रहा हूँ, इतना टाइम, मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर स्लिप सिर्फ 3 बनाता हूँ, सिर्फ 3। और कहूँ कि भाई इस तरह से सिलेक्शन होगी कि पहले मैं ये सेक्शन है, इसका एक है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। एबीसी लिख दें, एक ही बात है, एबीसी लिख लेते। तो मैं 3 पेपर से बैठा रहा हूँ, एक पर ए लिख दिया, एक पर बी, एक पर सी। पहली दफा क्या किया था, 150 पेपर स्लिप बैठाई और हर पेपर स्लिप पे स्टूडेंट का नाम लिखा। अब मैंने 3 पेपर स्लिप बनाई और हर स्लिप पर सेक्शन का नाम लिखा। मैं इनमें से एक पेपर स्लिप पिक करूंगा, कोई भी आ सकती है, मे बी ए, मे बी बी, मे बी सी। सपोज ये सी वाली आ गई और मैं कहूंगा कि ले जी पहला काम तो हुआ, सी सेक्शन सिलेक्ट हो गया, बाकी ये जरा ना रेस्ट करें, और कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरह सी सेक्शन सिलेक्ट हो गया है, बाकी जरा रेस्ट पे जाए ना। और अब मैं सी सेक्शन के 100 जो जो सी सेक्शन में 50 हैं उनकी पेपर स्लिप्स बना रहा हूं, सिर्फ सी सेक्शन की जो सिलेक्टेड है। और इनमें से हो सकता है वो कैंडिडेट 7th नंबर रोल नंबर सिलेक्ट हो गया, वहां पर स्टूडेंट एक ही सिलेक्ट हुआ था, लेकिन वो जरा मैंने और वे से किया। यहां मैंने क्या जरा थोड़ा सा मैनेज किया कि जी क्यों 150 पेपर स्लिप्स बनानी है, पहले सेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर सिलेक्टेड सेक्शन से स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट्स ऑल। ऐसे एक्सपेरिमेंट 2 जगह पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व हुई। पहले पता नहीं कौन सा सेक्शन आ जाए, जब सेक्शन आ गया पता नहीं सेक्शन में से कौन सा स्टूडेंट आ जाए। 2 जगह आया, इधर कैसे बोलेंगे, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट आए, देखते हैं कौन आया, इधर देखते हैं कौन सा सेक्शन आता है, देखते हैं उसमें से कौन सा स्टूडेंट आता है, कहते हैं या अल्लाह मेरा सेक्शन आ जाए, मेरा सेक्शन। यहाँ दुआ मांगते थे या अल्लाह मेरा नाम आ जाए, यहाँ कहते जी मेरा सेक्शन आए, क्योंकि पहली स्टेज पे तो सेक्शन आना है ना, दूसरी जगह ये दुआ मांगनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना। ऐसे एक्सपेरिमेंट 2 स्टेज एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। ये 2 स्टेजेस के ऊपर हो रहा है, पहले एक एक्शन हो रहा है, उधर क्या प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरा एक्शन हो रहा है और उधर क्या प्रोबेबिलिटी। देखें प्रोबेबिलिटी का आसान है क्वेश्चन, जब मैं आपको बता रहा हूं ऐसा करना, आपकी सारी कंसंट्रेशन उस पर आ जाती है। जब ये ओवरऑल क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो पता नहीं ये एडिशन थ्योरम से करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से होना है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगना है, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो एक एक करके समझा सकता हूँ। और फिर आप लोगों की आप बात करेंगे ना, हमें कैसे पता चलेगा, तो एक्सरसाइज किस लिए है, उसमें तो नहीं ना कुछ मेंशन, उसमें तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए ना। अब आपको सोचना है कि ये जी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट वाले से मेथड से होना है या फ्लॉ से होना, वही तो आपकी प्रैक्टिस है, उसी को तो समझने का वे है। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट भी जो अभी मैंने जिक्र किया ना, ये कुछ उसी किस्म का ही है। वो क्या है, कहता 3 बॉक्सेस दैट कंटेन्स बॉल, सेक्शन की बजाय यहां बॉक्सेस आ गए। कहता जी जो बॉक्स 1 है उसमें 5 रेड और 7 व्हाइट बॉल्स हैं, टोटल 12 है। सेकंड बॉक्स में 4 रेड और 3 व्हाइट हैं, टोटल 7 है। और थर्ड बॉक्स में 3 रेड और 4 व्हाइट है, टोटल
तो ये उसकी जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। कहता जी क्या, कहता आ बॉक्स इज सिलेक्टेड, कहता एक बॉक्स, ए बॉक्स नहीं, आ बॉक्स इज सिलेक्टेड, कहता एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, बॉक्स 3, कहता जी पहले एक बॉक्स सेलेक्ट करो एट रैंडम। अच्छा जी, ये पहला काम हो गया। एंड अ बॉल इज ड्रॉन, फिर कहता जी उस बॉल में, उस बॉक्स जो सिलेक्ट हो जाए बॉक्स, उसमें से कहता बॉल जो मैंने बात की, अ सेक्शन इज सिलेक्टेड एंड अ स्टूडेंट इज ड्रॉन, एंड अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, ऐसे कह लें। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, कहते जी पहले बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर जी बॉल सेलेक्ट करनी है। ओके, कहता क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप बॉल सेलेक्ट करेंगे वो रेड कलर का आएगा। हमें नहीं पता कौन सा बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, हमें नहीं पता कौन सा बॉल है। कहता जी एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर एक बॉल निकालना, क्या चांस है रेड बॉल है। ठीक, अब आपको एग्जाम में ये चीज समझ आनी चाहिए, और देखेंगे आप एक्सरसाइजेस में से करेंगे तो समझ आ रही होगी आपको। आप कहेंगे ये दो जगह पर ये काम चल रहा है, एक बॉक्स पहले पता नहीं किसने आना, किस बॉक्स ने आना, फिर आगे फिर एक काम चल रहा है, पता नहीं किस बॉल ने आना, तो ये काम हो रहा है कुछ इस तरह से। आप इस डेटा को अगर एक प्रॉपर ग्राफ में रख ले, ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, एक पिक्चर बनाना जरूरी नहीं, लेकिन रफ डेटा आप रखते हो ना, लेकिन अगर आप इस रफ डेटे को एक तरतीब से रख लें तो आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। और वो प्रॉब्लम क्या है, पहले स्टेज पर आप कहते हो कि जी मैंने एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, ठीक, दरख्त बनाना है आपने, और उस दरख्त की उतनी ब्रांचेस बनानी है जितनी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉक्स सेलेक्ट करना ना पहले, तो दरख्त स्टार्ट कर देना आपने ऐसे करके 3 ब्रांचेस बना दी। 3 इसलिए कि ये 3 पॉसिबिलिटीज है, अगर 2 बॉक्स होते तो 2, अगर ये 5 बॉक्स होते तो 5, 6 होते तो 6। ठीक, इसके ऊपर आप लिख देना है कि ये ब्रांच वो है जिसका ताल्लुक है कि अगर B1 बॉक्स सेलेक्ट होगा, ये वो बॉक्स है कि अगर B2 सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है B3 सेलेक्ट हो जाए, तो 3 ही तो पॉसिबिलिटीज है। और इस ब्रांच के ऊपर बॉक्स 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, ना कहीं इक्वल चांस है, तो उन्होंने कहीं कहा तो नहीं कि फ्ला बॉक्स से आने का चांस ज्यादा। आप कहिए 3 बॉक्स है, मैं कहूँगी 3 सेक्शन है ABC, किस सेक्शन के आने की चांस की है, आप कहिए टोटल 3, उनमें से एक A, तो 1/3। इस ब्रांच के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी इसकी भी वही और इसकी भी वही। अगर 5 बॉक्स होते तो हर बॉक्स के आने का चांस बराबर होना था, तो 1/5, 1/5, 1/5। इन 3 बॉक्सेस के अलावा तो कुछ चौथी ऑप्शन नहीं है। ये इवेंट कैसे हैं, एग्जॉस्टिव, और एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है सैंपल स्पेस बन गई, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 चेक कर लें, 1 आ गई, 1/3 + 1/3 + 1/3 जी 3 है, 1 नहीं है, बिल्कुल सही है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या, दैट कवर्स द सैंपल स्पेस, 3 बॉक्सेस, इसके अलावा तो और तो कोई चौथी पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, और की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 1/3। इसके ब्रांचेस कितनी बनानी है पहली स्टेज पे, वो तो डिपेंड करेगी कि पहली स्टेज पर पॉसिबिलिटीज कितनी है, लेकिन जो दूसरी स्टेज की ब्रांचेस आपने बनानी है, ट्री और एक्सटेंड करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा 2 ही बनेंगे। वैसे तो हमें एक की जरूरत है, लेकिन मैं कहता हूं दरख्त कहीं गिर ही ना जाए, तो 2 बना लें, बैलेंस हो जाएगा। क्या, अब आपने देखना है कि दूसरे में जब बॉल सिलेक्ट करना है, तो हमारी जो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस कलर का बॉल है, रेड। आप एक ब्रांच बनाएंगे और कहेंगे ये रेड, मैं कहूंगा दूसरी ब्रांच अगर बनानी है ना, तो वहां लिख दें बॉल रेड नहीं है। आप कहेंगे व्हाइट लिखते हैं, फिर लिख लें, लेकिन अगर 3 कलर के बॉल हो गए तो मैं फिर भी ये लिखूंगा। एक पॉसिबिलिटी है रेड बॉल निकलेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है जी रेड बॉल नहीं निकलेगा, कोई और कलर का बॉल आ गया अदर देन रेड, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री लिख दूंगा ना, तो इसलिए दूसरी स्टेज पे 2 ही बनानी है। इसमें भी यही हो सकता है, रेड बॉल आ जाएगा, और क्या पॉसिबिलिटी जी नॉट रेड आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें रेड बॉल आ जाएगा, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी जी नॉट रेड होगा, ठीक है। अब इस ब्रांच के ऊपर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो लिखनी है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, कहते हैं जी बॉक्स 1 आया है। अगली बात जो हो रही है ना, वो कह रहे हैं जी बॉक्स कौन सा है, 1। अब बताओ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इस ब्रांच के ऊपर लिखनी है यहां पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 1 से। तो बॉक्स 1 से रेड बॉल का क्या चांस है, टोटल 12 बॉल है, 5 रेड है तो 5 रेड।
फ्रॉम बॉक्स वन ओनली। अगर ये लिखना हो ना तो आप वन में से माइनस करके यहाँ लिख दिया, ऑटोमेटिकली यही बनेगा। और इन सब का सम जरूर वन होना चाहिए। देखिए बॉक्स वन में से सारी पॉसिबिलिटी लिख दी तो दी मैंने कहा या रेड आएगा या रेड नहीं आएगा, और क्या पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं। सिमिलरली बॉक्स टू सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड आने का क्या चांस है, 4/7। बाकी इधर लिख दिया नॉट रेड 3/7। बॉक्स 3 से रेड 3/7 और 4/7। ट्री कंप्लीट हो गया। बस पहली ब्रांचेस गिननी पड़ेगी, दूसरी मैंने बता दी वो दो ही जरूर होंगी, एक वो जिसका उसने क्वेश्चन में जिक्र किया हुआ है और दूसरा उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ट्री डायग्राम से बोलते हैं। दिस डायग्राम इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। बनाना जरूरी नहीं है, आप बना लेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम। बन गई। अब कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें? कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। बॉल ड्रॉन इज रेड। बॉल ड्रॉन इज रेड। प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब जरा मुझे सोच के बताएं, अब सारा एक्सपेरिमेंट को सोच के बताएं क्या क्या हो सकता है। आप कहें जी, अब देखें क्या हो सकता है। आप कहेंगे, अब मैं स्टेटमेंट आपकी जानत दे रहा हूं, सर बॉक्स 1 सिलेक्ट हो सकता है एंड रेड बॉल में बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस। बिल्कुल ठीक है। अब जरा लिखें इसे, बॉक्स 1 सिलेक्ट हो सकता है, क्या चांस है, 1/3 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12। तो ये स्टेटमेंट आपकी वो है जिसमें आपने कहा था कि सब बॉक्स 1 सिलेक्ट हो सकता है एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, और इसमें से रेड बॉल आ सकता है। ओके, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? हाँ सर, या और ये भी हो सकता है, क्या बॉक्स 2 सिलेक्ट हो सकता है एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकती है। जी सर, क्या बॉक्स 3 उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। अब ये तीन चीजें तीनों जरूर होंगी? नहीं सर, इनमें से एक होगी। तो फिर इधर और का वर्ड आएगा ना, इधर और का वर्ड आएगा, और प्रोबेबिलिटी में हम उसे प्लस लिखेंगे। मैंने समझा दिया आपको। और सिंपल क्या है? सिंपल ये चीज है कि जब आप अपनी ट्री डायग्राम को कंप्लीट कर दें और उसने आपसे पूछा हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये बेसिकली ना मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करें, ये है रेड बॉल, आप इसको इस पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी रेड, इसको इससे पिछली वाली ब्रांच से, ये भी रेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जमा करते हैं। क्यों करना है वो मैंने आपको ना जरा तरतीब से समझा दिया। बॉक्स 1 एंड रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 और बॉक्स 2 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट और बॉक्स 3 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 47% चांस है कि अगर कोई भी बॉक्स सिलेक्ट हो और उसमें से रेड बॉल निकलेगा, क्योंकि हर जगह रेड की कंपटीशन डिफरेंट है। कहता 47% चांस है कि जो आपने बॉक्स सिलेक्ट करना है पहले, फिर आपने बॉल सिलेक्ट करना है और वो रेड कलर का आ जाएगा। कहता है तो सही चांस, लेकिन 47% चांस है। ट्री डायग्राम बनानी एग्जामिनर ने तो कहने नहीं, आप कहाँ का ट्री डायग्राम बनाए, आपने कहना दो जगह कह रखा था, पहले ये करना है फिर ये करना है, दोनों जगह अनसर्टेनिटीज है, दो स्टेज के ऊपर है, तो हम इसको ट्री डायग्राम से प्लेस कर देंगे। इसको हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कह देते हैं, क्योंकि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 3 बॉक्सेस में लैदा सी, मैंने टोटल करके बताया, टोटल करने का तरीका बताया। तो इस नाम याद करना जरूरी नहीं है, बोलना जरूरी नहीं है जी, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाना, मैं आपको बता रहा हूं ना, याद करें इस लॉ को क्या कहते हैं, बस आपको सवाल हल होना चाहिए कि जी वैसे इसको हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कॉल करते हैं। ठीक, इसके रेलेवेंट जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, ट्री बनी हुई होगी और दूसरा क्वेश्चन क्या पॉसिबल हो सकता है, बस दो ही इसमें ट्री डायग्राम के रेलेवेंट दो पॉसिबल क्वेश्चन। दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन क्या,
कहता है इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, ये आपको कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। कहता है बॉल ड्रॉन किया हमने, तरतीब वही है। कहता जी पहले था बॉक्स, कहता जी एक बॉक्स सेलेक्ट किया, फिर हमने बॉल निकाला। कहता जी बॉल आगे पूछा, पीछे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने पूछा था बॉल रेड कलर का होगा, इसका चांस बताएं। और अब क्या कह रहा है, कहता जी बॉल सेलेक्ट ड्रॉन, जो बॉल सेलेक्ट किया है वो रेड है। तो बता दिया उसने, वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ये। उसने कहा जी बॉल सेलेक्ट किया था वो तो रेड कलर का आया है। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स 1, क्या चांस है कि बॉक्स 1 से आया होगा। अब रेड कलर के बॉक्स हर रेड कलर बॉक्स 1 से ही आया होगा। कहता सिर्फ बॉक्स 1 से आने का चांस बताएं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तौर पर अगर मैं इसे लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि बॉल ड्रॉन इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बॉक्स 1। ऐसी था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको बताया उसने। पिछले एग्जांपल में पूछा बॉल रेड आने के चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बता रहा है बॉल ड्रॉन इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बॉक्स 1। ना लिखें अगर लिखना चाहें, वैसे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऊपर क्या लिखते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं, बिल्कुल सही है। नीचे जो गिवन दैट में लिखा होता है, जो गिवन दैट में लिखा होता है, यही है ना। ये स्टेटमेंट याद करें, इसका इंप्लीमेंट कैसे करना बता देते हैं। क्या करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, ये तो आपको पता चल गया है कि जी ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह का क्वेश्चन है। तो अब टी डायग्राम में 2 स्टेजेस हैं, तो कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व, वो मैंने लिख दिया। अच्छा जी, ऊपर क्या लिखा था मैंने, याद है, B1 इंटरसेक्शन R लिखा था और प्रोबेबिलिटी लिखी थी। इसको जरा क्या की, बॉक्स 1, ठीक है जी, एंड याद आ गया ना, एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, ले जी बॉक्स 1 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, बॉक्स 1 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। ओके, नीचे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ऐसे ही है ना, वो जो पिछले एग्जांपल में की थी, टोटल प्रोबेबिलिटी रेड की, रेड तो कहीं से भी हो सकता था, तो फिर वो सारा लगा दिया, मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो अब इंप्लीमेंट या याद कैसे आप लोगों ने रखना है कि एक तो अगर आपको ये कहा जाए कि सेकंड स्टेज पे था बॉल सेलेक्ट करना, और पिछली एग्जांपल में पूछा जा रहा है कि जी उसने कहा था ना एंड अ बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, दूसरी स्टेज पे था बॉल सेलेक्ट करना। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है बॉल ड्रॉन रेड, तो दूसरी स्टेज के बाद क्या हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो आपने कहना ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है भाई, जिसकी वो पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है रेड बॉल की, बस इसको सबसे जरूरत देके आपने लिख देना है। ओके, दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी हो सकता है, सेकंड स्टेज के बाद क्या हुआ है, यानी कि बॉल सेलेक्ट कौन सा हुआ है वो बता दिया, वो बता दिया उसने, रेड हुआ है जी, वो रेड हुआ है ना, रेड हुआ है। सेकंड स्टेज के बाद क्या हुआ है, बॉल सेलेक्ट हुआ था, वो रेड बता रहा है। कहता क्या चांस है कि बॉक्स 1 से आया होगा। तो आपने अब क्या करना है कि न्यूमिनेटर में जिस बॉक्स से वो पूछ रहा है, बस आपने उनको, बॉक्स 1 से पूछ रहा है ना, इनको मल्टीप्लाई करके आपने न्यूमिनेटर में रखना है, इनको मल्टीप्लाई करके आपने न्यूमिनेटर में रखना है। क्लियर, ओवर सारी प्रोबेबिलिटीज 1/3 इंटू 5/12 और 1/3 इंटू 4/7 और 1/3 इंटू 3/7 एंड दैट्स ऑल। इसी तरह से आप इसे याद कर लें। नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर ये 2 स्टेजेस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आए तो इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बजाय साइंटिस्ट जिसने ये आइडिया दिया थॉमस बेस, तो इस बेस पर इसे बेस थ्योरम भी कह देते हैं। लेकिन आपकी बुक में मैंने ये वर्ड नहीं सुना कि उसने इसका नाम बेस थ्योरम कहा हुआ, लेकिन वो सॉल्व कर देता इसी तरह से लिख के, उसको टोटल प्रोबेबिलिटी भी नहीं कहता। तो बस 2 प्रॉब्लम, या तो वो सेकंड स्टेज के बाद क्या हुआ है टोटल प्रोबेबिलिटी, या सेकंड स्टेज के बाद क्या हुआ वो बताने के बाद फर्स्ट स्टेज की प्रोबेबिलिटी पूछेगा। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये बेस थ्योरम है। 2 ही किस्म के पॉसिबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
कल भी मैं आपको 3 क्वेश्चन और कराऊंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी प्लेस कर लें कितनी देर लगती है, और ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, समझ आ गई? ये तो अच्छा, पहली स्टेज में ये रखना है, दूसरी स्टेज में ये ज़रब देके, मुश्किल तो नहीं ना, मतलब कैलकुलेशन टाइम नहीं ये लेगा। ठीक है जी, चले आपके क्वेश्चन मैं कल आपसे लूंगा, जो भी आप करना मुझसे चाहेंगे। पहले मैं आपसे पूछ लूंगा कि इनिशियल इश्यू तो नहीं है, और फिर मैं इसके और 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। तो कल ही ये बेस थ्योरम वाला, ये यानी कि बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला कल ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं एक्सरसाइजेस से खुद जो मैं समझूंगा कि ये शायद आपसे ना हो और आपने मुझसे पूछने ही पूछने हैं, तो मैं आपको वो सैटरडे को करा दूंगा, और फिर मैं फील करूंगा कि बाकी आपको करने चाहिए, वो नहीं आपसे होंगे तो फिर मैं मंडे वाले दिन आपसे वो एक्सरसाइज शेयर करूँ। ठीक है, तो अब हमने अभी मैथ की क्लास में हमने शिफ्ट होना है। नानी, इन्होंने मेरा रूम चेंज किया है। मुझे पहले दूसरे रूम में मैं क्लास करता था, तो वहाँ से उन्होंने मेरा रूम चेंज किया है, और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरी फाइलें उन्होंने कहाँ रखी हुई है। शायद इसमें तो कुछ भी नहीं रखा हुआ उन्होंने। हाँ जी, कल हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएं, 3 और 3 इक्वेशन आ जाएं, तो इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पहले पढ़ा था, मैनुअली करना काफी लेंथी हो जाता है। मैनुअली उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना हो तो वो काफी लेंथी हो जाएगा, और उसकी बजाय आप उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। आप मुझसे पूछें सब जरूरी है सॉल्यूशन फाइंड करना, आल दो मैनुअल तो मुश्किल है, तो कैलकुलेटर में तो 3 वाली ऑप्शन भी है। बिल्कुल कल पहले वही किया, आंसर फाइंड करें, और मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम में आए, चाहे आपको आता भी है मैट्रिक्स मेथड, लेकिन आप उसी से करें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप कह सकते सर फिर आप हमें करवा क्यों रहे हैं? कभी वो मैट्रिसेस दे के ना, इक्वेशन दे के वो कहता जरा इसको मैट्रिसेस में बस कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट, जैसे पहली में x का 2 है, y का 4 है और z का -3 है, सारे कोफिशिएंट्स अलहदा करके अगर लिख दें तो इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब जरा याद कीजिएगा, जब आप कैलकुलेटर से आपको मैंने सॉल्व करना बताया है, ऊपर उसने लिखा ना ABC, ए का मतलब x का कॉफिशिएंट, बी का मतलब y का, सी का मतलब z का। ठीक, आप सिर्फ वहां कॉफिशिएंट ही लिखते हैं, कॉफिशिएंट लिखते हैं ना, तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट लिखते हैं। और कैलकुलेटर कैन यू इमेजिन मैट्रिसेस बना के ना, उसकी जो प्रोग्रामिंग पीछे की गई है, वो मैट्रिसेस बना के यही मेथड आपको तो नहीं दिखाना, उसने कहना छोड़े जी क्या किया मैंने, आंसर ले, लेकिन बैक पर यही चलता है। आप सिर्फ उसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स देते हैं, याद है ना, डी में ये रखते हैं, और बाकी सारे काम जो मैंने कल आपको करके दिखाए वो बैक एंड पे प्रोग्रामिंग में वही काम होते हैं और आंसर आता है। पहले आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, इसका नाम ए, वेरिएबल मैट्रिक्स उसका नाम कैपिटल एक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स उसका नाम बी, और ये एक स्टैंडर्ड सी नोटेशन है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, ए एक्स इज इक्वल टू बी, बन गई ना इक्वेशन, इक्वल साइन। क्या फाइंड करना है? एक्स। ए को उस साइड पर ले जाएंगे, ए मैट्रिक्स है, ए बी डिवाइडेड बाय ए तो नहीं लिखेंगे, उस साइड पर जाएगा ए इनवर्स,
लेकिन रौला पड़ा जी पहले लिखना बाद में लिखना है, तो हम कहेंगे अगर मैट्रिक्स नहीं है तो जैसे मर्जी लिख दें, और अगर मैट्रिक्स है तो बड़ी केयरफुल। आप कहेंगे जब वो इस साइड पर था तो उसकी कितनी की इज्जत करते थे, ये एक्स से पहले लिखी हुई थी, बड़ी इज्जत देते थे उसे, पहले लिखते थे, बस इज्जत आपने इधर ही रखनी, पहले लिखना, दैट्स ऑल। ठीक, तो आपने देखा कि मैंने उसको ए इनवर्स बी ही लिखा। अब ये जो इनवर्स है, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं आपको, ये पहले पिछली अगर आप नोट करें ना, तो जहां मैंने इनवर्स आपको दिखाया था, कैलकुलेट करवाया था, दिस वन, ये वही मैट्रिक्स है जो अभी आपसे शेयर कर रहा हूं। ये मैंने इंटेंशनली पहले सॉल्व करवा दी। ये था जी उसका इनवर्स, लाइक दिस वन, ये था इनवर्स। ये 2 4 -3 नोट करें, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने वही है, ये एक क्वेश्चन था 2 4 -3 वाला, देखें 2 4 -3, तो ये वही है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही रख दी। और आपको मैंने कहा जी कैलकुलेटर उठाएं, मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें और आंसर आ गया। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बाकी जो काम है वो आप मैट्रिसेस से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैनुअल करने बैठ जाएंगे, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप खुद ही उसका इन्वर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें मैनुअली, तो आप ऐसे 5-7 मिनट लगा देंगे, वो तो अलग बात है, आप गलती के चांसेस बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज़ का क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कितना का मुश्किल है, वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन करना किस तरह से, मैट्रिक्स मेथड से। जी सर स्क्रीन ही शो हो रही मुझे। स्क्रीन शो ही नहीं हो रही, आपको नहीं हो रही, किसी को नहीं हो रही? यस सर, बाकी को नहीं पता, मुझे तो नहीं हो रही सर। अच्छा जी, बताएं, हो रही है? क्रैमर्स रूल लिखा नजर आ रहा है आपको? बंद कर दिया माइक। जी, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हमें हो रही है, उसके कोई नेट का मसला है। उसके कोई नेट का मसला, ठीक है जी, बेटा आप अपना नेट चेक कर लीजिएगा। वो समटाइम ना नेट स्पीड स्लो होती है ना, तो वॉइस, चूंकि ये जो पिक्चर्स होती हैं ये ज़्यादा हैवी होती हैं, तो ये शायद डिस्प्ले में लेट आती हैं या आती नहीं है, तो वॉइस आ रही होती है, तो मेरा ख्याल ये आपकी साइड से नेट इशू है। सेकंड वन है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, क्रैमर रूल से। मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको ये रूल याद कर लेना है, क्यों एग्जाम में ये जरूर आ जाता है। अब बात ये फिर वही आ गई, इक्वेशंस वही हैं, वो क्रैमर रूल का है या मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का है, यानी कि वो ये है इस वजह से इसे इनवर्स मेथड कहते हैं कि इसमें इनवर्स यूज होता है, और ये है सेकंड वे। इक्वेशन वही है, आंसर भी वही आने हैं ना, लेकिन ये रूल क्या है, कहता है जी इसको किस तरह से करना है। यहां तक तो आपने मैट्रिसेस उसी तरह से बनानी है, और फिर सारा काम इन दो मैट्रिसेस से लेना है, और वो क्या है, आपको 4 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। डेट जो है वो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली आ जाते हैं। मेरे पास एक्चुअली चूंकि इस वक्त कैलकुलेटर नहीं शो हो पाएगा, तो इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको बताया गया है कि आप इस मैट्रिक्स को आपने अपने कैलकुलेटर पे फीड कर देना है, और शिफ्ट 4 करके आखिर पे जाके मैं 7 नंबर ऑप्शन पे डेट आता है, आपने उस मैट्रिक्स का डेट ले लेना। किसका? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आपने डेट ले लेना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका आपने डेट ले लेना है, और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देना है। टेक्निकली ये कोई बहुत फिक्स नोटेशन नहीं है, आई कैप ने अपनी जो बुक है उसमें ये नोटेशन डी के साथ लिखा, और क्वेश्चन में मैं देखता हूं जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें भी वो डी का वर्ड ही लिख जाता है, कहता है स्टूडेंट को पता होना चाहिए उसने बुक पढ़ी है। भैया अगर स्टूडेंट कहता है जी मैंने आपकी बुक नहीं पढ़ी, मैंने और एडवांस लेवल की बुक्स पढ़ी, या मेरे टीचर ने मुझे कोई और बुक पढ़ाई, उसमें तो नहीं, हाँ जो नोटेशन हर जगह चलेगी वो लिखना ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि ये आई कैप के साथ आप मत्था कौन लगाए,
तो बच्चों को क्या देता है, याद कर लें क्या, जो ओरिजिनल कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका आपने डेट कैलकुलेट करना है और उसका नाम आपने रख देना ये डी है और उसका आंसर नोट कर लेना। आपको पता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का आंसर या डेट जो है वो -76 ही आया था। फिर आपने क्या करना है, आपने अब ये करना है 3 डेट और कैलकुलेट करने, कुछ भी नहीं, बस डेट ही कैलकुलेट करना, कैलकुलेटर से डेट ही करते जाएं। ये जो कॉलम है ये आपको पता है ये एक्स का है, इस एक्स वाले कॉलम की बजाय आपने ये कॉलम स्वैप कर देना है, यानी कि 2 की जगह आपने 12 कर देना है, 3 की जगह 13 कर देना, -1 की जगह 17 कर देना, नई मैट्रिक्स बन गई जिसमें कौन सा कॉलम रिप्लेस हुआ है, एक्स का कॉलम। एक्स कौन सा था, पहला कॉलम एक्स का था, मैंने याद करवाया था ना, आपने कॉलम का याद करना है। बस आपने इसका नाम, आप कहेंगे इसका नाम, इसका फिर डेट लेना है, फिर डेट ले। आपको याद है ना डेटा में मैट्रिक्स वापस आ जाती है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। क्या करें, ओरिजिनल मैट्रिक्स डालने, डेट लेके डेटा ऑप्शन नंबर 4 में जाके ही जब आप प्रेस करेंगे ना वो मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स दोबारा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, उसमें ये चीजें चेंज कर दें, बाकी तो नहीं चेंज करना, वो वही रहने देना है। और फिर दोबारा डेट कैलकुलेट करें। अब इसका क्या नाम रखें, डी का मतलब है ओरिजिनल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डेट। इसमें आप कहेंगे और तो कुछ नहीं, वो एक्स वाला कॉलम चेंज हुआ है, तो इसकी नोटेशन कर लें क्या, डी के साथ छोटा सा एक्स लिख लें। ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, आप समझ लें मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, नॉट सुपर सबस्क्रिप्ट में। और इसका डेट का आंसर आ रहा है -532। क्या करना है, एक ओरिजिनल डेट लेना है और एक में एक्स का कॉलम रिप्लेस करके और फिर उसका डेट ले लेना, उसका नाम डी एक्स कर देना है। अब ये कॉलम चेंज करना है, बाकी दोनों वैसे ही रहने देने। ये देखिए पहला कॉलम 2 3 -1 मैंने वैसे रहने दिया, थर्ड कॉलम वैसे रहने दिया, सेकंड कॉलम इसके साथ रिप्लेस किया, पहले फर्स्ट किया था अब सेकंड किया, ये देखें ये चेंज है। अब इसका फिर डेट ले लेना है और इस डेट का क्योंकि कौन सा कॉलम चेंज करके लिया है, वाई, इसका नाम डी वाई कर देना है। अब आपको अगला स्टेप समझ आ गया जी, अब तीसरा भी करना होगा, बिल्कुल अब तीसरा भी कर ले, क्या, जी का कॉलम ये चेंज कर ले, किसके साथ, इसके साथ, बाकी दो वही रह गए, बाकी दो वही रह गए। जी का कॉलम रिप्लेस हुआ है, इस डेट को फिर कैलकुलेट करें, तो अब आपके पास टोटल 4 डेट आएंगे, एक ओरिजिनल आएगा, एक जिसमें एक्स चेंज, एक जिसमें वाई चेंज और एक जिसमें जी चेंज, 4 डेट्स आ गए। अब आपने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। वो कहता है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो नीचे तो d ने आना ही आना है, ओरिजिनल डेट -76 और ऊपर जो dx था, यानी कि जो x का कॉलम चेंज करके डेट लिया था। y में भी अब आपको समझ आ गई और z में भी समझ आ गई और d, और यही इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेम ही आएंगे। x का आंसर 7, क्या, 2 डेट्स लिए मैंने, dx बाई डी, dy बाई डी, dy -304 और ये 4, और पहले भी यही आंसर है, अब भी यही आंसर है। छोड़े इसको, क्वेश्चन आ जाती जो मर्जी हमें कहे, आप कहें जी फिर आपने हमें ये क्यों समझाया, हाँ ये क्यों समझाया। अब एग्जामिनर करता क्या है, वो ना आपको एक मैट्रिक्स ये देगा क्वेश्चन में और ये 3 मैट्रिसेस दे देगा और आपको कहेगा एक्स वाई जी निकाल ले, एक्स वाई जी, इक्वेशन नहीं देगा वो, ये आपको कहेगा कंसिडर दीज 4 मैट्रिसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। मजबूरी है ना, अब तो करना पड़ेगा, क्या करें, कैलकुलेटर पे फीड करके डेट ले डेट ले डेट ले डेट ले। यहाँ आपको पता है ओरिजिनल तो ये था, पहला कॉलम चाहिए जो आपने कहना ये एक्स में रखना है, यहाँ दूसरा हुआ ये वाई में रखना है, यहाँ तीसरा हुआ ये जी में रखना है। तो एक तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे कर रहा है, सेकंड पता नहीं उसके जेहन में क्या है कि बच्चे पता नहीं बेवकूफ हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रहा है, अक्सर दे रहा है, अब मुझे नहीं समझ क्यों दे रहा है, वो कह रहा है इफ d is equal to 100, dx is equal to 40, dy is equal to 70 and dz is equal to 90, find x y z। कहता इसके आंसर बताएं क्या है, डी ए है, डी 4 डेट्स हैं, डेट दिए हुए,
40 को 100 पे तकसीम कर दिया, 70 को 100 पे कर दिया, 90 को 100 पे XYZ आ गया। उस बच्चे के लिए वाकई मुश्किल है जो नहीं पढ़ रहा, जिसे ये नहीं पता ग्रामर रूल कहते किसको है, जिसे ये नहीं पता कि इनका मतलब क्या है, dx/d का, dy/d का, dz/d का। जिसको पता वो कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन। तो बस आसान हर वो क्वेश्चन जो आता है और मुश्किल हर वो क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा, नहीं तैयार किया। ठीक है ना। ये फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। चलें, ये एक है, ये कर लेते हैं क्योंकि ये कोई इतना इशू नहीं है, बाकी फिर नेक्स्ट करते हैं। ये अब आप समझ लें मैट्रिसेस के क्वेश्चन, मैट्रिसेस का टॉपिक यहीं तक था कि जी इन्वर्स मेथड से कैसे करना, ग्रामर रूल कैसे लगाना, एंड दैट्स ऑल, खत्म। अब ये कुछ मैट्रिसेस के रेलेवेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में भी आए और मैंने इसको एक्सरसाइजेस में भी रखा हुआ है। क्वेश्चन है, अ क्लोथिंग स्टोर डिस्काउंट्स सेल प्राइस ऑफ ऑल इट्स शर्ट्स, ट्राउजर एंड जैकेट्स बाय 20%। उसने डिस्काउंट लगा दी, सेल डिस्काउंट लगा दी, लगती है ना सेल डिस्काउंट, 20% उसने डिस्काउंट लगा दी, सेल लगा दी। क्या किन किन आइटम्स पे? 3 थे, शर्ट थे उसके पास स्टोर में, ट्राउजर्स थे और जैकेट्स थी, और उसने 20% डिस्काउंट लगा दी। कहता है इफ V1 इज द सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक, उस वो जो लाइक जुनेद जमशेद है उसके स्टोर पर आपको 3 चीजें मिलती हैं, ट्राउजर्स, शर्ट्स और जैकेट्स। उसकी V1 एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होती है डेटा रखने का एक पैटर्न है। उसने क्या, एक मैट्रिक्स है V1 और उसमें किस चीज का डेटा पड़ा हुआ है? सेल वैल्यू ऑफ स्टॉक। मेरे पास कहते हैं ना दुकानदार या 2 लाख का माल पिया, टोटल उसकी सेल वैल्यू क्या है। मतलब एक जैकेट अगर 10,000 रुपए की है, उसके पास अगर 10 जैकेट है तो 1 लाख रुपए उसकी सेल वैल्यू है उसके स्टॉक की। ठीक। अब V1 इज द सेल वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन इट्स 3 ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस हैं, एक इधर है डी ग्राउंड में है, एक कोनूर प्लाजा में है, एक कई शहर में है। 3 ब्रांचेस है और हर ब्रांच में ये 3 आइटम्स पड़े हुए हैं, जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं और दिस वन है। और नीचे उसने जो डेटा दिया है, कहता 3 ब्रांचेस में जो 3 किस्म के उनके पास गारमेंट्स हैं उसकी सेल वैल्यू क्या है डिस्काउंट से पहले, और ये है 3। अब यह मेंशन नहीं है, ये तो पता है कि जी डेटा है 3 शर्ट्स का, ट्राउजर का, जैकेट का, और 3 ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। आपके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है समझना या कहना कि जी ये गारमेंट्स वाला स्टाइल किधर है और ब्रांचेस किधर हैं। आप अपनी मर्जी से जिधर मर्जी आप कहें ये शर्ट, ये ट्राउजर्स और ये जैकेट्स, दिस वन इज द ब्रांच 1, दिस वन इज द ब्रांच 2 एंड दिस वन इज द ब्रांच 3। हाँ, जो तरतीब उसने ये रखी, ये जरूर आप उसी एक तरतीब से रख दें। तो कह सकते हैं ब्रांच 1 में जो शर्ट्स हैं उनकी टोटल कीमत जो उनके पास अवेलेबल है, जितनी भी हैं शर्ट्स, 50,000 रुपए की शर्ट्स ब्रांच 1 में है। 50,000 रुपए की शर्ट्स ब्रांच 1 में है। ब्रांच 2 में 45,000 रुपए की उनके पास ट्राउजर्स हैं और 60,000 रुपए की जैकेट्स पड़ी हुई है। ये आपको जरूरी नहीं है ना, मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया, अदरवाइज ना तो हमने टाइटल दिए ना ही हमने देने हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन ये करता है, कहता है एक V2 मैट्रिक्स बनाए, डिस्काउंट के बाद काम बनी। अब हर स्टॉक पड़ा हुआ है, उन्होंने 20% डिस्काउंट लगाई है। अगर मेरे पास 100 रुपए की कोई चीज पड़ी है, मैंने पास 20% मैंने डिस्काउंट लगा दी है, इसका मतलब है अगर वो मिलेगा तो मेरे पास जो सेल वैल्यू आएगी वो तो 80 रुपए आएगी ना, क्योंकि 20 जब भी बिकनी है 20, जो मैंने मेरे पास स्टॉक था 50,000 का, मैंने डिस्काउंट लगाई हुई है तो 10% कम नहीं हो गया मेरे पास। तो वही है पूछ रहा है। अब देखें V2 कैसे बनेगा, वैल्यू आफ्टर डिक्रीज बनेगा, डिस्काउंट डिक्रीज ही करेंगे ना, कितने परसेंट? 20%। तो पहले थे मेरे पास सेल वैल्यू V1 ये वाली, उसको 20% डिस्काउंट करना मैंने, वैल्यू आफ्टर डिक्रीज, तो क्या रह जाएगा 0.8 इंटू V1। तो ये बन जाएगी V2। उसने ये क्वेश्चन किया था कि एक मैट्रिक्स बनाएं, डिस्काउंट मैट्रिक्स कह दें या वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कह दें। अब कैलकुलेटर से क्या करना है आपने,
ये मैट्रिक्स जो कि उसने क्वेश्चन में दी हुई है, आपने उसे फीड कर देना अपने कैलकुलेटर पे। तो ये चलेगी मैट ए में, मैट ए आता ना, हम मैट्रिक्स फीड कर लेते हैं। अब उसने कहा था ये आंसर फाइंड करना है, तो मैट ए को जरा किससे देनी है, 0.8 से। अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे लिख दें, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 8.8 से मल्टीप्लाई करके ये मैट आ जाएगी। अब मैनुअल करना हो तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या किया जाता है, उसके हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या बनता है, 0.8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर आइटम 20% कम कर दिया, ये भी 20%, ये भी 20%, ये भी 20, ये भी 20, हर ब्रांच में हर आइटम 20% कम हो गया। दैट्स ऑल। तो देखें जिसको तो ये आता था उसने कहा ये देखें जी 20% कम करना है, हम आराम से एक ही मैट्रिक्स में फीड करते हैं और सारा डेटा कम कर देते हैं। तो 20% कम करने का मतलब था कि 0.8 से इस मैट्रिक्स को जरूरत दी, जो 50,000 की सेल वैल्यू वाले आइटम थे 20% कम अगर किया जाए तो 40,000 के रह गए, 45 वाला 36,000 रह गया, 60 वाला 48 रह गया, लाख वाला 80,000 रह गया, 120 वाला 96 एंड सो ऑन। आसान हो गया ना मैट्रिक्स में, वरना आपने एक एक एलिमेंट को 20% कम करके लिखना था, उसने कहा एक ही दफा मैट्रिक्स को 0.8 से जरूरत दें और जान पड़ाएं। तो बिल्कुल सही है जी। तो आपने कोई क्वेश्चन, बस यहीं तक, आपका टाइम भी हो गया है। अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे करना है तो कर लें। मैं कुछ मैट्रिसेस के और क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा कल इंशाल्लाह। और वही बात कि मैट्रिसेस से जो मैं समझता हूँ एक्सरसाइज में से कि आपके लिए टफ होंगे वो मैं करवा दूंगा, और जिन क्वेश्चन को मैं समझूंगा कि ये आप आसानी से कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं होगा तो वो मुझसे आप डिस्कस करें। जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपकी जानिब से? ये भी एग्जाम में आया हुआ जो मैंने आपको कराया ना इस वक्त, मैंने क्या किया ना, मैंने आपके पास पेपर पढ़े, जो जो उन पास पेपर में क्वेश्चन मुझे थोड़े से टिपिकल नजर आए, एक तो ना सीधे सीधे ही होते हैं कि इफ ए इज दिस, बी इज दिस, मल्टीप्लाई, हाँ सीधा ही क्वेश्चन, तो ये क्या समझाना, मल्टीप्लिकेशन तो आती है आपको, क्यों आपका टाइम वेस्ट करना। ये क्वेश्चन जरा टिपिकल था, मैंने उसको ले आया। तो मैंने एक्सरसाइजेस में से पास पेपर के वो तमाम क्वेश्चन, वो जो जरा टिपिकल थे, वो वहां से मैंने नोट करके जो रख दिए, ताकि आपको पास पेपर ढूंढ के उस एक्सरसाइज की भी जरूरत ना रहे, तो आपको यहीं पर फ्लेवर जो है वो मिलता जाए। जैसे वो क्या आजकल वो आप फोन करते हैं फूड पांडा को, घर में पिज्जा आ जाता है, घर बैठे बैठे खा जाते हैं, तो पास पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर में ही पड़े हुए हैं, एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आप पास पेपर ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है जी, चले ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अच्छा एक मिनट, अभी आपने क्लास नहीं ऑफ करनी, जरा हैंड शो करे ना, क्या नाम था उसका बरखुरदार का, वो जिशान साहब का जो बरखुरदार है, पढ़ रहा मेरी क्लास, हैंड रेस करे। हाँ ये उसने नाम बदल लिया आपका, जो जिशान गुरेजा साहब का बरखुरदार है, जिशान गुरेजा साहब का बरखुरदार था, वो क्लास पढ़ रहे, बस उसकी शिकायत लग गई अब। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। जिशान साहब का बरखुरदार क्लास नहीं पढ़ रहा, अभी उनको फोन जाता है।